अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ओरल ड्रग ओरल रूट ऑफ ड्रग्स को, जो आपके टॉपिकल्स थे, जो पेरेंट्रल्स थे, उन सबको हमने डिस्कस किया था वन बाय वन। अब हमने प्रॉपर जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स है, जिसका हमने आपको बताया था कि आपकी ड्रग जब बॉडी में एंटर करती है तो बॉडी उसके साथ क्या करती है, उसे कहाँ कहाँ भेजती है और उसे बॉडी से रिमूव कैसे करती है। ये जितने भी फेजेस हैं ये सब आपके आ जाते हैं ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स में। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है जो कि शो कर रही है इसी ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स को। ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स के बेसिक 4 फेजेस होते हैं। एक एब्जॉर्प्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर एक्सक्रीशन। जब आप किसी भी रूट से आप ड्रग को एंटर करवाते हैं, अब बेस्ड करता है उस रूट पे। लेट्स से कि हमने ओरल ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग एडमिनिस्टर की। आफ्टरवर्ड्स ये जो ड्रग होगी ये कहाँ जाएगी? ये आपकी जीआईटी में मूव करेगी और इंटेस्टाइन से होती हुई, इंटेस्टाइन में जो आपकी कैपिलरी नेटवर्क होता है उधर से ये कहाँ एंटर कर जाएगी? अ, उधर से आपके ब्लड में एंटर कर जाएगी। जो अ, कोई भी ड्रग है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, जब वो आपके ब्लड का पार्ट बन जाता है तो उस फेज को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये किस तरह से है, ये हम बोल सकते हैं कि एंटरिंग इनटू द ब्लड। ठीक है, जब भी ब्लड स्ट्रीम में सिस्टेमिक सर्कुलेशन का कोई भी चीज़ पार्ट बनेगी तो उस चीज़ को हम कह देंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ एब्जॉर्ब हो गई है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आपको पता है कि आपके ब्लड का बेसिक काम है कि वो न्यूट्रिएंट्स हों, वो केमिकल्स हों, वो हॉर्मोन्स हों, वो ड्रग्स हों, उनको हर सेल तक लेके जाना। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी में सेल्स हैं उन सब तक जो सप्लाई का काम है वो कौन करता है? वो आपका ब्लड करता है। और ये जो ब्लड सप्लाई करता है, इस फेज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपके हर ऑर्गन तक जाएगा, आपके हर सेल तक इसके थ्रू ड्रग को, केमिकल्स को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक फेज आता है जिसमें ड्रग रीच कर लेता है अपनी साइट को, जहाँ पर उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन परफॉर्म करने के बाद अब स, सारी लाइफ तो ड्रग ने आपकी बॉडी में नहीं रहना, उसने बॉडी से रिमूव भी होना है। ठीक है, तो अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जिन्हें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें ब्रेकडाउन की ज़रूरत पड़ती है रिमूव करने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए। जैसे कोई बहुत नॉन पोलर ड्रग है, तो हमें पता है कि नॉन पोलर ड्रग्स तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये टिश्यूज़ में ज़्यादा रहती हैं। तो इनको रिमूव बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़रूरी होता है कि इन्हें पोलर नेचर में कन्वर्ट किया जाए, ताकि ये पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाए और इजीली बॉडी से रिमूव हो सके। तो ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, या ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, या कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये कहाँ होता है? ये बेसिकली ये आपकी कुछ लिवर में होते हैं, कुछ ये प्रोसेस समवट ये आपकी किडनी में भी होता है, समवट ये आपके ब्लड में भी होता है। ठीक है, लेकिन जो मेन ऑर्गन है आपका मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन सा है? वो आपका लिवर ही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म आपके लिवर में होता है। लिवर बेसिकली क्या करता है? लिवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम जो हैं वो चीज़ जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उन्हें क्या करते हैं? उन्हें कन्वर्ट करते हैं, उन्हें बायो ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन्हें पोलर बना देते हैं, और पोलर बनने के बाद अब कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पोलर नेचर की होंगी, वो तो डायरेक्टली फिर ब्लड के थ्रू किडनी में जाएंगी, किडनी से फिल्टर आउट होंगी और यूरिन के थ्रू बॉडी से मूव आउट कर जाएंगी। लेकिन जो नॉन पोलर ड्रग्स होंगी
उन्हें लिवर क्या करेगा, उन्हें लिवर मेटाबोलाइज करेगा, पहले उन्हें पोलर में कन्वर्ट करेगा, फिर लिवर ईदर उन्हें बाइल के थ्रू रिमूव कर सकता है, या फिर उन्हें वो ब्लड में भेजेगा और ब्लड फिर वापस से किडनी में जाएगा और किडनी के थ्रू यूरिन की फॉर्म में वो रिमूव आउट हो जाएगा। और ये जो रिमूविंग आउट का प्रोसेस है, इस फेज को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आपका आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फार्माकोडायनामिक्स में हम बेसिकली जो मैंने आपको अभी बताया कि जब ड्रग रीच कर जाएगी साइट ऑफ एक्शन को, तो ड्रग कैसे अपना काम करेगी, वो चीज़ जो होती है वो हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इन सब फेजेस को ना हम स्टडी कर लेते हैं कि कैसे काम करती हैं। अब सबसे पहले आपका आ जाता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग एब्जॉर्प्शन का सिंपली मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड या एंटरिंग इनटू द ब्लड। ठीक है, अब कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्री ब्लड में की जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगी। तो इस फेज को हमेशा क्या बोलेंगे? इस फेज को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो रेट होती है और एफिशिएंसी होती है ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो किस पे डिपेंड करती है? वो आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेट का मतलब होता है कि कितनी कितनी अमाउंट में वो एंटर हुई, और एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, मतलब वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब, तो वो सारा आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, और वो हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। और हमने ये बोला भी था कि जो आईवी डिलीवरी होती है वो बेसिकली जो होती है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हम इंजेक्ट करते हैं और वो डायरेक्टली आपके ब्लड का पार्ट बनती है, तो उसकी 100% एब्जॉर्प्शन होती है। और 100% एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि 100% ड्रग अवेलेबल है आपके ब्लड में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और इस बात को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि आपकी ड्रग की 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है आईवी डिलीवरी के केस में या आईवी इंजेक्शंस के केस में। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई ड्रग किसी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बॉडी में एंटर होती है, तो वो किन फेजेस को फॉलो करके या किन प्रोसेसेस को फॉलो करके आपके ब्लड में एंटर होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। अब ये इसमें क्या होगा? ड्रग बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रग इज़ अ केमिकल। ठीक है, तो बेसिकली वो केमिकल है और उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होंगी। इधर वो पोलर नेचर का होगा या वो नॉन पोलर नेचर का होगा। पोलर का मतलब है कि वो हाइड्रोफिलिक है, नॉन पोलर का मतलब है वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब अब इस एक इन प्रॉपर्टीज़ पे फिर ये देखा जाता है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल है या स्मॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर उसकी कंसंट्रेशन। अब इन सब चीज़ों पे ड्रग का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है अक्रॉस दी जीआईटी। ठीक है, जो मैक्सिमम ड्रग जो फॉलो करती हैं मेथड को जीआईटी को क्रॉस करने के लिए और ब्लड स्ट्रीम को एंटर करने के लिए, वो आपका पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस होता है। ठीक है, अब हम इन्हें वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। जो पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन में याद रखिएगा कि इसमें ना कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। ठीक है, डिफ्यूजन बेसिक ये दो आप कह लें कि चीज़ों से मिलके बनता है। एक आ गया पैसिव और दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? डिफ्यूजन बेसिकली उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब आपकी अगर लेट्स से कि आपने कोई ड्रग ली ए, अब जैसे आप ड्रग लेंगे वो आपकी स्टमक से होती हुई इंटेस्टाइन में एंटर करेगी। अब इंटेस्टाइन में आपके ड्रग ए की अमाउंट है 100। ठीक है, लेट्स से कहते हैं 100 मॉलिक्यूल्स हैं और ब्लड स्ट्रीम में ज़ीरो है।
तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपकी ड्रग की डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक कुछ बातें ज़रूरी हैं। ड्रग के डिफ्यूज़ होने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। वो कौन सी बातें हैं? एक ये कि वो अनआयोनाइज्ड ड्रग होनी चाहिए, यानी कि वो नॉन पोलर नेचर की होनी चाहिए, लिपिडिक नेचर की होनी चाहिए, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक नेचर की होनी चाहिए। ठीक है। अब वो हाइड्रोफोबिक की होगी ना, तो वो इजीली क्या कर सकेगी, इजीली वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपके जो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, आपको पता है आपका सेल किससे बना है? आपका सेल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, जो कि मोस्टली किस नेचर की होती है? जो कि मोस्टली आपके लिपिडिक नेचर की होती है। ठीक है। तो उससे लिपिडिक मॉलिक्यूल का पास होना बहुत इजी होता है। ठीक है। तो वो जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी जो लिपिड मेम्ब्रेन है ना, उससे इजीली क्रॉस कर लेते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और वो डिफ्यूजन फिर पहले वो आपकी इंटेस्टाइन की सेल की लेयर को क्रॉस करते हैं, देन वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस या इंटरस्टिशियम जिसे हम बोलते हैं उसमें एंटर करते हैं, फिर वहाँ से आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको क्रॉस करते हुए आपके ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन कौन से मॉलिक्यूल करेंगे? जो अनायोनाइज्ड होंगे, यानी कि लिपिडिक नेचर के होंगे, वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है। और इस प्रोसेस में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है। जो मेजॉरिटी आपकी ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी में इसी मैकेनिज्म के थ्रू मूव करती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक्टिव नाम से ही इंडिकेट है कि इसमें आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल जो कि आपका है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। अब आपको पता है कि आपकी जो बॉडी में एनर्जी की फॉर्म है वो एटीपी है। एटीपी मॉलिक्यूल्स में बेसिकली एक एडिनोसिन शुगर होती है, उसके साथ 3 बॉन्ड अटैच होते हैं। ठीक है। किसके? फॉस्फेट के, जिन्हें हम कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट और एडिनोसिन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी बॉडी कंज्यूम करती है। ठीक है। वो आपकी यूज़ करती है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। तो इसी तरह से आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही यूज़ हो रही होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें ड्रग मॉलिक्यूल मूव करेंगी अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगी, और उस प्रोसेस में क्या चाहिए होगा? उस प्रोसेस में आपकी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स आती हैं, लेट से इंटेस्टाइन में ही है। अब इस केस में ना वो पोलर नेचर की हो सकती हैं। ठीक है। अब पोलर नेचर्स की ड्रग को क्रॉस करने के लिए स्पेसिफिक चैनल से पास होना होता है। ठीक है। आपने ऑलरेडी अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्टली जो है लिपिड बाइलेयर से बनी है, और कुछ जो पोर्शन है उसका, उसके अंदर आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम ग्लाइको प्रोटीन्स भी बोलते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो चैनल किसे प्रोवाइड कर रहे हैं? वो आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए चैनल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपके कुछ ऐसे यही होती हैं प्रोटीन्स जो आपकी आयंस के मूवमेंट के लिए चैनल प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो अब होता यूं है कि आपकी एनर्जी यूज़ करके वो चैनल ओपन होते हैं, फिर उन चैनल्स के थ्रू आपकी ड्रग मूव कर रही होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो ड्रग होगा वो किस तरह मूव करेगी? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगी। लो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से आपकी हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की तरफ मूव करेगी। ठीक है। स्टार्ट में तो आपको पता है वो लो ही होगा, लेकिन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो
इंक्रीज होता है और चैनल ओपन होते हैं और ड्रग मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद जो आता है वो आपका आता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, साइटोसिस बोलते हैं सेल को। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये प्रोसेस है जिसके थ्रू होता क्या है कि आपकी जो ड्रग है वो क्या करेगी, वो एक साइड, अगर तो वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है और लिपिडिक नेचर का है तब वो इन प्रोसेस को करेगी। अब वो जैसे ही वो एंटर होगी ना आपकी सेल के अंदर, तो वो कुछ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका पोर्शन उसे सराउंड कर लेगा और वो आपके जो सेल है उसके अंदर मूव कर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब जब वो एंडोसाइटोसिस उस मॉलिक्यूल ने कर लिया उसके बाद उसने बाहर भी निकलना है, ठीक है। तो आफ्टर एंडोसाइटोसिस वो सेल को सेल में मूव करेगी और मूव करने के बाद ऑपोजिट साइड से क्या करेगी, उसी सेल से रिमूव हो जाएगी। और जब वो रिमूव होगी तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसके ऊपर पोर्शन आया था वो भी उसके साथ क्या क्या हो जाता है, वो भी उसके साथ रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये एक आ जाता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा आ जाता है एक्सोसाइटोसिस। ये आपके जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना लिपिडिक नेचर के, वो सेल मेम्ब्रेन को इस फॉर्म में क्या करते हैं, पास करते हैं। इस यहाँ पर आपके जैसे मेंशन है कि इंडोसाइटोसिस क्या है, इनगल्फमेंट का प्रोसेस भी बोलते हैं। इनगल्फमेंट मतलब खाना, ठीक है, निगलना। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन आपके मॉलिक्यूल को सराउंड करती है और उसके बाद जब वो रिमूव करने लगते, जब वो मूव कर लेते हैं और रिमूव होने लगते हैं तो फिर वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिंचिंग ऑफ, ठीक है, पिंचिंग ऑफ द ड्रग फिल्ड वेसिकल। तो बेसिकली वो पिंच ऑफ हो जाते हैं और वो रिमूव हो वो उसके बाद आपका आ जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में बस रिवर्स हो रहा है, ठीक है। आपका वही मॉलिक्यूल है और जो आपकी वेसिकल बनी थी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे रिमूव हो जाएगी और वो बाहर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाएगा, ठीक है, सेल से। अब आप इस पिक्चर में ये देख सकते हैं कि ये जो आपके सेल्स हैं उनमें से कैसे ये ड्रग्स मूव कर सकती है। अब जो आपका फर्स्ट नंबर 1 लिखा है इसमें जो आपके पोर्स होते हैं, ठीक है, उससे छोटे मॉलिक्यूल तो मूव कर जाते हैं। जो सेकंड है उसमें आपकी क्या हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। जो आपका थर्ड है उसमें आप देखें कि मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं, उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर कवर कर रही है और फिर वो उसी तरह से पिंच ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, बाहर रिमूव हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस था फर्स्ट में इसे हम कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस, और ये जो बाहर जा रहा है इसे बोल रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। ये जो फोर्थ में है ये आपको शो कर रहा है कि आपका यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टर है, चैनल है, उसने ड्रग, वो ड्रग के साथ बाइंड हुआ और उसने बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में फैसिलिटेशन की, ठीक है, और आपके ड्रग को सेल में मूव कराने में हेल्प की, ठीक है, एक ये भी प्रोसेस हो सकता है। अब ये जो फोर्थ वाला है इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो चैनल्स बने हुए हैं, जो आपको रेड कलर की बॉल नज़र आ रही है, ये सिर्फ आपकी ना यहाँ पर गेट का काम करती है। और वो गेट तब ओपन होता है, ये जब ये कब मूव करेगी, जब आपकी एटीपी कंज्यूम होंगी, तब ये गेट खुद ओपन हो जाएगा और फिर इसके थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इनके थ्रू फिर जी आपकी मूवमेंट होती है ड्रग मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द जीआईटी और आपकी एब्जॉर्प्शन का फेज कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट जो फेज है उसको देख लेते हैं, जो कि आपका है डिस्ट्रीब्यूशन का फेज। डिस्ट्रीब्यूशन का फेज मैंने आपको बताया कि अब आपकी ब्लड जो है
आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो गई है। अब ब्लड ब्लड ने क्या करना है, उससे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग को रिवर्सिबली, रिवर्सिबली का मतलब है कि वो सेल में जाएगी भी और सेल से वापस भी आएगी। ठीक है। ये रिवर्सिबल मैनर मैनर में प्रोसेस आपका हो रहा होता है, जिसमें वो रिवर्सिबल मैनर में आपकी ब्लड स्ट्रीम को छोड़ती है, आपके इंटरस्टिशियम में एंटर करती है और इंटरस्टिशियम से होती हुई वो आपके सेल और टिश्यूज में एंटर कर देती है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है कहाँ से कहाँ पर, बेसिकली आपकी ब्लड स्ट्रीम से सेल में और सेल से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में। क्योंकि देखिए जब वो ड्रग मॉलिक्यूल अपना काम कर लेगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो वापस से उसे ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया करवाया जाएगा, सो दैट वो आगे इधर वो मेटाबॉलिज्म उसकी की जाएगी, अगर मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डायरेक्टली बॉडी से रिमूव की जा सके। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपकी बॉडी में चलता रहता है। अब हम कुछ देखेंगे, कुछ आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स जिन पे आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। ठीक है। या कुछ प्रॉपर्टीज जिन पे आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपका ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कितनी मिल रही है, ठीक है, किस एरिया को। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिस एरिया में आपकी ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी उधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा की जाएगी, और जिधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा की जाएगी, जिन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा की जाएगी, उधर आपकी ड्रग भी ज़्यादा रीच करेगी। ठीक है। तो ब्लड फ्लो से आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली लिंक है। तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, आपकी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कैपिलरी नेटवर्क किस एरिया में ज़्यादा है, और जिसकी बेसिस पे आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आपके जो, आप कह लें कि जो आपका कार्डिक आउटपुट होता है वो वेरियस ऑर्गन में डिफरेंट होता है। अब जैसे ब्लड फ्लो जो होता है ब्रेन में, लिवर में, किडनी में, वो आपके स्केलेटल मसल्स में, इन सब जगहों पे ना और अगर स्केलेटल मसल से भी कंपेयर करें तो ब्रेन, लिवर, किडनी में आपका ब्लड सप्लाई ज़्यादा किया जाता है, और बाकी जो आपके स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, ये स्किन सरफेस, इन सब जगहों पे आपकी ब्लड सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। तो जहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा वहाँ पर ड्रग की रीच ज़्यादा, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम वहाँ पे ड्रग की रीच भी कम। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, कैपिलरी परमिएबिलिटी का मतलब है कि आपकी कैपिलरी से, कैपिलरीज की कितनी एबिलिटी है कि उनसे कोई चीज़ क्रॉस कर सकती है। ठीक है। अब बेसिकली ना आपकी बॉडी में टू टाइप्स की कैपिलरीज होती हैं। एक में ऐसे होते हैं कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे हम आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है। लेट्स से कि ये आपके सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनके दरमियान में स्पेसेस नहीं है, तो इन कैपिलरीज को कहते हैं टाइट जंक्शन कैपिलरीज। और जो रिमेनिंग बॉडी में आपकी कैपिलरीज होती हैं उनमें ना लूज जंक्शंस होते हैं, उनमें ना बीच में इंडोथीलियल सेल्स के स्पेसेस होते हैं। अब उन स्पेसेस से भी आपके बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। अब ये जो टाइट जंक्शंस कैपिलरीज हैं इनसे क्रॉस नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उन्हें क्रॉस करने के लिए हमेशा इधर से एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन जो आपकी लूज जंक्शन होती है उनमें आपके मॉलिक्यूल्स के पास चॉइसेस होती हैं कि भाई यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो आपकी टाइट जंक्शन कैपिलरीज हैं ये आपकी किधर प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं आपके ब्रेन में प्रेजेंट। ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग बॉडी में है, लिवर हो गया, आपकी किडनी वगैरह, उनमें बाकी जगहों पे आपकी होती हैं ये लूज जंक्शन कैपिलरीज। ठीक है। तो जहाँ पर टाइट जंक्शंस होंगी वहाँ पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से क्रॉस कर सकेंगे, स्पेसिफिक ड्रग्स ही एंटर कर सकेगी, लेकिन जो लूज जंक्शन वाली है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द ड्रग एंटर कर लेती हैं। ठीक है। तो बेसिकली ब्रेन का जो सिस्टम है ना, ब्रेन में अलाउ ही बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को किया जाता है। क्यों?
क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी और इस सब की बेसिस पे। अब ये जो ब्रेन ना अपनी एक डिफेंस सिस्टम बनाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस इस के सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इसे एंटर करें, उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर का पार्ट होती हैं ये टाइट जंक्शन वाली कैपिलरीज। ये सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को पास होने देती हैं, ठीक है। और जो इसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनमें स्लिट जंक्शंस नहीं होते, ठीक है, स्लिट जंक्शन स्पेसिस को बोलते हैं। और ये सिर्फ जो आपके लिपिडिक नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनआयोनाइज्ड ड्रग होती हैं, सिर्फ उन्हें ही क्रॉस करने देते हैं। आयोनाइज्ड ड्रग्स को या तो सीधे से क्रॉस ही नहीं करने देते, या अगर कोई क्रॉस भी करेंगी तो वो अगर कोई चैनल लगा हुआ है तो उसके थ्रू करेंगी। जबकि अगर हम लिवर स्प्लीन इन सब एरियाज की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उन उनके आगे ना लार्ज डिसकंटिन्यूएशंस होती हैं, मतलब ये स्पेसेस होती हैं, ठीक है, जिनसे आपके मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करती है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अ, अब प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? बेसिकली आपके ड्रग के ना दो पोर्शन होते हैं, एक सेलुलर पोर्शन, एक नॉन सेलुलर पोर्शन। सेलुलर पोर्शन में आपके सेल्स आ जाते हैं जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आते हैं। और जो नॉन सेलुलर पोर्शन होता है जिसमें प्रोटीन, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा। अब बेसिकली जो प्लाज्मा है आपका, ब्लड प्लाज्मा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब वो जो प्रोटीन्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन्हीं में से एक प्रोटीन जो होती है वो होती है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करती है। उसमें आपकी आ जाती है एल्ब्यूमिन, ठीक है, मोस्टली वो एल्ब्यूमिन होती है। अब ये जो ड्रग है, ये ड्रग कह रहे हैं, ये जो आपका मॉलिक्यूल है प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसका काम ये है कि ये ना ड्रग्स के साथ या केमिकल के साथ बाइंड कर लेती है। अब वो जब वो बाइंड करती है तो क्या बनाती है, प्लाज्मा प्रोटीन, वो सॉरी, आपका ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या ड्रग एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना लेती है। अब ये जो ड्रग एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये बेसिकली ड्रग एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो आएगा हमारे पास, वो क्या करेगा, वो ना नॉन रिएक्टिव होता है। तो आपकी जो मूवमेंट होती है ना ड्रग की, ठीक है, वो इजीली हो जाती है। कहाँ, लेट्स से कि आपके पास एक ड्रग है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उस वो जो ड्रग है उसका नेचर है, ये आपकी आगे ड्रग ए, ड्रग ए, ठीक है। अब उसके साथ किसने रिएक्ट करना है, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन ने। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एपी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो एपी कॉम्प्लेक्स है ये नॉन रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह से सेफली, ठीक है, सेफली विदाउट रिएक्शन आपके ड्रग को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेल्स में, ठीक है। जैसे ही ये सेल या टिश्यू के करीब जाती है ना, तो वहाँ पर ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। यही वाला रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। और आपका प्लाज्मा प्रोटीन अलग हो जाती है और आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाती है। ड्रग आपकी कहाँ एंटर कर जाएगी, सेल में एंटर कर जाएगी। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो वापस चली जाएगी, कहाँ जाएगी, आपके इंटेस्टाइन वगैरह के करीब, वहाँ से फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उससे भी ले आएगी, ठीक है। तो अब देखो ज़रूरी ये है कि आपका जो ये प्रोसेस हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ये बिल्कुल ना एक स्मूथ मैनर में चलना चाहिए, जैसे ही ताकि ये टिश्यू के पास आए तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाए, ये रिलीज़ कर दे ड्रग को और आपकी ड्रग आगे मूव कर ले। लेकिन हर ड्रग में ना कि डिफरेंट होता है प्रोसेस, ठीक है। जैसे अब लेट से कह देते हैं कि जो ड्रग ए थी, इसके लिए जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। कह देते हैं 95% है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग।
अब ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इतनी अच्छी है तो ये जल्दी जल्दी इस ड्रग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसका रिवर्स रिएक्शन भी बहुत अच्छा है, तो ये सेल्स के करीब जाकर ये रिवर्स प्रोसेस भी हो जाएगा और आपकी ड्रग रिलीज भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है कुछ ड्रग के केसेस में नहीं होता, जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो उस केस में ये होता है कि जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल है वो सेल के पास जाके रिलीज नहीं होती, और वो इस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से इसी फॉर्म में बॉडी से रिमूव भी हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये किसी भी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हर ड्रग टू ड्रग याद रखिएगा कि आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो डिफरेंट है, हर ड्रग की डिफरेंट है। तो जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है वो डिस्ट्रीब्यूट कम होगी, और जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होगी, जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नॉर्मल होगी वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में, इसीलिए हम जो है इसे स्टडी करते हैं, किसको, हम आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को स्टडी भी करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है ड्रग का और जो इसका प्रोटीन का वो क्या होता है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है तो इसका मतलब है उस रिएक्ट नहीं करेगा, अनबाउंड फॉर्म में ड्रग टारगेट साइट तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। और फिर जो बाउंड ड्रग होती है वो वेस्कुलर स्पेसिस में भी स्टे कर लेती है और मेटाबोलाइज और एलिमिनेट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद है आपका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एपरेंट कहते हैं फर्जी को, ठीक है, इमेजिनरी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने वॉल्यूम में आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ये जो टर्म है ना एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक फर्जी इमेजिनरी टर्म है जिसकी बेसिस पे ना हम लोग आइडिया लगा रहे होते हैं कि ड्रग की नेचर के हिसाब से वो किस जगह पे कितनी स्टे करेगी, ठीक है। अब इस चीज़ को ना इस चीज़ का आइडिया करने के लिए हम ना अपनी बॉडी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ब्लड एक कंपार्टमेंट है, लिवर एक कंपार्टमेंट है, किडनी एक कंपार्टमेंट है, ब्रेन आपका एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस एक कंपार्टमेंट है, आपके टिश्यूज एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो अब हम चेक ये कर रहे होते हैं कि किस कंपार्टमेंट में आपकी ड्रग कितनी प्रेजेंट होगी, ठीक है। आपके कितने वॉल्यूम में आपकी कितने ड्रग प्रेजेंट होगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस बार ये जो चीज़ है इसे हम बोल देते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जो आपकी जो ड्रग होती है ना वो किसी एक कंपार्टमेंट तक या सिर्फ वाटर कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी है उन तक स्पेसिफाई नहीं रहती, ठीक है, उन्हीं तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। अब ये ड्रग के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम आपकी कि क्या देखें, आपकी लिपिडिक जो लिपिड्स होते हैं वो ज़्यादा एडिपोज टिश्यू वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिडिक ड्रग्स होंगी वो ज़्यादा आपकी क्या होंगी, वो इजीली क्रॉस कर लेंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और वो आपके जो सेल के अंदर होती है स्पेसिस उनके अंदर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फिर जो आपकी प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा में और जो विद इन सेल्स हैं उनमें ज़्यादा होती है। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो वो आपकी न्यूक्लियाई ऑफ सेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेम एज दैट कि आपकी ड्रग के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्रग, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मदद से हम लोग ना काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चल सकता है कि आपकी ड्रग कितनी देर बॉडी में स्टे करेगी, किस कंपार्टमेंट में कितनी प्रेजेंट होगी, इसकी बेसिस पे ना बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। यूजुअली मॉनिटरिंग में हम ये यूज़ करते हैं। कौन सी मॉनिटरिंग में, लेट्स से कि कोई ड्रग है ऐसी जो बहुत पोटेंट है,
ठीक है, मतलब अगर ज़रा सी उसकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो गई तो फैटल हो सकती है, डेडली हो सकती है, ठीक है, पेशेंट की जान जा सकती है। तो उस केस में हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हर स्पेसिफाइड टाइम के बाद हम मॉलिक्यूल को हम आपके प्लाज्मा सैंपल लेते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं आपके ड्रग का लेवल, ठीक है। उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डोज एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जितनी आपने डोज दी थी, लेट से आपने 100 mg डोज दी, तो उस स्पेसिफाइड टाइम में जो आपने प्लाज्मा सैंपल लिया उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी निकली, ठीक है। तो उससे जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है आपका प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये ना मॉनिटरिंग के एतबार से ना ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट आप कह लें प्रोसेस है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई ड्रग, उसने अपना एक्शन भी परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसका आएगी मेटाबॉलिज्म की बारी। अब मेटाबॉलिज्म क्या, मैंने आपको मेटाबॉलिज्म बताया कि ये बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, या आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन का प्रोसेस है, जिसमें ड्रग को नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके, बॉडी से रिमूव हो सके, ईदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ बाइल, ठीक है, या तो यूरिन के थ्रू या आपके फीकल मैस के थ्रू, जो कि आपके बाइल के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है। अब ये यूजुअली जो आपके लिपिडिक होती है ना, या लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है और उन्हें पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। अब आपका जो लिवर है ना, वो मेजर साइट है आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। लिवर को मेटाबॉलिक ऑर्गन ही बेसिकली बोला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो आपके प्लाज्मा में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, वहाँ पर भी मेटाबोलाइज होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रहा है, वो आपके लिवर में हो रहा है। अब लिवर ये प्रोसेस कैसे करता है, लिवर में ना बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स होते हैं, जहाँ पे भी प्रोसेस होगा वहाँ पे एंजाइम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अ, तो ये बेसिकली आपके लिवर एंजाइम होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं। यूजुअली इन्हें कहते हैं हम साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ठीक है। अब ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इनकी बहुत टाइप्स हैं, इनके आगे से फिर फर्दर डिवीजन, उनके डिवीजन्स, ठीक है, और हर फिर ड्रग टू ड्रग वो एंजाइम वेरी कर रहा होता है। अब बात वही है, रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में यही बात मेंशन है कि किडनी ना सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो प्लाज्मा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस ही नहीं कर सकते। वो एक तरह से आप कह लें कि वो रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारा जो फेजेस चल रहे होते हैं, असल में होता ये है कि जो लिपिडिक नेचर की ड्रग्स होती हैं ना, वो बार बार आपकी रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, टिब्यूल से। तो वो बार बार रीएब्जॉर्ब होंगी, बार बार ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगी, बार बार उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, ठीक है। तो अब उसे रिमूव करने के लिए फिर उसे किस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसके दो फेजेस के थ्रू किया जाता है, फेज़ वन और फेज़ टू के थ्रू। अब ये फेज़ वन और फेज़ टू क्या है, फेज़ वन और फेज़ टू बेसिकली रिएक्शंस को बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको भी बताया ना कि बेसिकली एंजाइम होते हैं और एंजाइम कोई ना कोई रिएक्शन करके आपकी उस ड्रग मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें अब दो टाइप के रिएक्शंस आ जाते हैं, एक फेज़ वन आते हैं, एक फेज़ टू आते हैं। फेज़ वन रिएक्शन कौन से होंगे, फेज़ वन रिएक्शन में जो आपके लिपोफिलिक ड्रग्स हैं, ठीक है, उन्हें पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय एक्सपोजिंग टू अ पोलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल जो प्रोसेस आपके आ जाते हैं जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये वाले सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं उस ड्रग पे। कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है, बस सो दैट वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऑक्सीडेशन का बेसिकली मतलब होता है
गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनमें से कोई भी एक अगर स्टेप हो गया और आपकी ड्रग मॉलिक्यूल अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, उसी तरह रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में आपका गेन होता है इधर आपके हाइड्रोजन का या आपके इलेक्ट्रॉन का, या ये भी हो सकता है कि लूज ऑफ ऑक्सीजन एटम हो। ठीक है, तो ये आपकी रिडक्शन होती है। फिर हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन। तो जो वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन की जाती है किसी भी बॉन्ड की, ठीक है, उसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे बॉन्ड को रिमूव करके ड्रग मॉलिक्यूल को पोलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन सब को कहते हैं फेज वन रिएक्शंस। उसके जो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं वो आते हैं फेज टू। अब देखिए कुछ ड्रग्स तो ऐसे होंगे जिन पे फेज वन रिएक्शन नहीं किया तो वो मोर देन इनफ हो गया और वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगी और बॉडी से फिर रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ना फेज वन रिएक्शन के बाद भी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती पोलर पोलर मॉलिक्यूल में, तो उनके पे फेज टू रिएक्शन किए जाते हैं। फेज टू रिएक्शन को कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इनमें ना एक जो पोलर मॉलिक्यूल है ना वो बेसिकली अटैच कर दिया जाता है आपके उस ड्रग के साथ। ठीक है, अब वो फिर जो आपकी ड्रग है वो जब पोलर हो जाती है तो फिर वो ब्लड में एंटर कर दी जाती है और ब्लड के थ्रू फिर वो किडनी में जाती है और किडनी से फिर मूव आउट कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब जो आपका एक कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है इसमें जो मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये सब इन सब के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली अटैच किए जाते हैं आपके ड्रग मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है ज्वाइन करवाना। ठीक है, तो ज्वाइन करवा रहे हैं एक मॉलिक्यूल को ऐड करवा रहे हैं आपकी नॉन पोलर एंटिटी के साथ सो दैट वो पोलर बन जाए। उसके बाद आपका जो लास्ट फेज है वो आ जाता है ड्रग एलिमिनेशन का। ठीक है, यानी कि बॉडी से अब ड्रग को रिमूव करना है कम्प्लीटली। तो ड्रग एलिमिनेशन जो है बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, आपकी जो ड्रग्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे बॉडी से। अब ये इसके ना डिफरेंट प्रोसेस हैं। किडनी से अगर होगी तो यूरिन के फॉर्म में, अगर लिवर करेगा बाइल से तो वो फिर इंटेस्टाइन में जाएगी और इंटेस्टाइन में फिर फीकल मैस के थ्रू रिमूव होगी। उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लंग्स के थ्रू भी रिमूव की जाती हैं। फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जो मिल्क के थ्रू, नर्सिंग मदर्स के थ्रू रिमूव होती हैं। फिर उसके अलावा कुछ पेशेंट है जिनमें अगर रीनल फेलियर चल रहा है तो अगर जो उनका डायलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी डायलिसिस हो सकती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस का मेंशन है, तो जो भी डायलिसिस आपकी होगी उससे भी वो मॉलिक्यूल बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं अलोंग विद अदर टॉक्सिन्स। ठीक है, तो मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन को अब हम देख लेते हैं। मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन आपके दो होते हैं, किडनी और लिवर, और बाकी जो हैं वो आपके लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं। अब किडनी से कैसे रिमूव होगी ड्रग, जो नॉन वो पोलर नेचर की ड्रग होगी, जो अब पोलर में कन्वर्ट कर दी गई ड्रग वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगी। अब ब्लड जो होता है किडनी को भी ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जब वो ड्रग वो ब्लड जब आपकी किडनी में एंटर करेगा तो वहाँ पर उसकी फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन जो होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, अब उसके थ्रू आपकी ड्रग एंटर कर जाती है आपके नेफ्रॉन में। अब उसके बाद आपका होता है आपकी टिब्यूलर एक्टिव टिब्यूलर सिक्रीशन और एक्टिव पैसिव टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब ये जब रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाती है, मतलब जो मॉलिक्यूल री एंटर करने होते हैं ब्लड स्ट्रीम में उन्हें री एंटर करवाया जाता है, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें फिर आगे भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर यूरिन जो होता है आपकी किडनी से कहाँ चला जाता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और उसी के थ्रू आपकी ड्रग भी बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। जो सेकंड रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो है लिवर। लिवर कैसे ड्रग को रिमूव कर सकता है, वही अगर तो उस लेट से कि लिवर ने बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर ली,
बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कुछ ड्रग्स को ना वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि लिवर ना आपका बाइल भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल बेसिकली ऐसा केमिकल होता है जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस में रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, स्पेशली आपकी फैट डाइजेशन में। तो जो लिवर होता है ना, ये बाइल बनाने के बाद इसे आगे कहाँ भेजता है, गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर में बेसिकली आपकी बाइल की स्टोरेज होती है। तो अगर कोई ड्रग लिवर ने बाइल में भेजी, ठीक है, क्योंकि लिवर में ही बाइल बन रहा है, तो उसने ड्रग क्या की, ड्रग ट्रांसफर कर दी बाइल में, और बाइल के थ्रू वो कहाँ चलेगी, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर, जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो आप जब भी इंटेस्टाइनल आप कह लें कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह स्टार्ट होती हैं, तो गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है कि आप ना अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करो। तो वो अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं, और किस पोर्शन में रिलीज करते हैं, वो जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का पोर्शन है, उधर ये अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तो जो बाइल की सिक्रीशन ये रिलीज करेंगे, फिर अगर उसमें ड्रग प्रेजेंट है तो वो भी आपके ड्यूडेनम में एंटर कर जाएगी। फिर वो इसी तरह से आगे मूव कर जाती है और आपके फीकल मैस का पार्ट बन जाती है, और फीसिस की फॉर्म में फिर बॉडी से रिमूव हो जाती है। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग ऐसा भी होता है कि रीअब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन से, वापस से सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है। तो ये जो फेजेस होते हैं ना, चाहे कोई भी फेज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एलिमिनेशन है, ऐसा नहीं होता कि बस ड्रग आई वो सीधा सीधा बाहर चलेगी ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि कुछ अमाउंट आपका रीएब्जॉर्ब हो रही है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कुछ जो है मेटाबोलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये जितने प्रोसेसेस हैं ये आपके एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ कोई अमाउंट आपका एक्शन परफॉर्म कर रही है, कोई रिमूव हो रही है, ठीक है। तो सारे फेजेस एक साथ चल रहे होते हैं। फिर कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी जीआईटी से रिमूव होती हैं, जैसे आपके थायोसाइनाइड्स आ जाते हैं, आयोडाइड्स आ जाते हैं। अब मरकरी ये सब ये आपकी जीआईटी के थ्रू रिमूव होंगे। आपकी जो मरकरी की बात हो रही है कि ये सलाइवा के थ्रू रिमूव होती है। फिर जो मॉर्फिन है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू आपके स्टमक के थ्रू रिलीज किया जाता है, ठीक है। फिर ये वही है कि फिर आपके इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस का पार्ट बन जाते हैं लेटर ऑन, और बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। फिर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो गैशियस नेचर की होती हैं। तो जो गैसेस नेचर के ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड के थ्रू आपके जैसे ही लंग्स के करीब आती हैं ना, तो वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं आपके लंग्स में। फिर लंग्स के थ्रू वो लंग्स में जब वो एंटर करती हैं तो एक्सपायरेशन के थ्रू वो बॉडी से रिमूव कर दी जाती हैं। जैसे कि आपकी वॉलेटाइल नेचर के होते हैं आपके एनेस्थीसिया वगैरह, ठीक है, जनरल एनेस्थीसियाज, तो वो बॉडी ऐसे ही रिमूव करती है। उसके बाद आपके अदर रूट्स में कौन से आ जाते हैं, अदर रूट्स में आपके स्वेट आ जाता है, टीयर्स आते हैं, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवरी सेक्रीशंस, इनसे भी आपके ड्रग्स कुछ ना कुछ अमाउंट में बॉडी से रिलीज हो रही होती है। और अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारी, मतलब मल्टीपल रूट से एलिमिनेट हो रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ किडनी से ही होगी, वो लिवर से भी कुछ अमाउंट में हो सकती है, कुछ अमाउंट वो जो बाकी रूट्स हमने पढ़े उनसे भी रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फेजेस थे कौन किसके, आपके फॉर्मेकोकाइनेटिक्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर्मेकोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे।